नमस्कार मित्रों, मैं सर्वेश त्रिपाठी एक बार पुनः आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आपका स्वागत है। मैंने अपने पिछले वीडियो में अजय कृष्ण की एक कविता जिसका शीर्षक था स्नेह, उसे पढ़ा था और उस पर एक छोटी सी टिप्पणी रखी थी। आपकी प्रतिक्रियाएं मिली, बड़ा अच्छा लगा। मुझ में भी अपने सुधार का अवसर मिला। उन्हीं की रचित एक और कविता जो थोड़ी लंबी है, जिसका शीर्षक है लू, मैं उसकी कुछ पंक्तियां पढ़ना चाहूँगा। हालांकि वो थोड़ी लंबी कविता है तो मैंने उसकी कुछ पंक्तियों को ही पढ़ने का इरादा किया हुआ है और उस पर भी एक छोटी सी टिप्पणी रखूँगा। इस कविता का शीर्षक है लू। इसकी कुछ पंक्तियां पढ़ता हूँ। मुझे लू पसंद है, वह मई जून वाली आग मुझे पागल कर देती है। वह जितनी तेज हो, गर्म हो, लहक रही हो, शोले बरसा रही, आग उगल रही हो, जब लाल लाल लहक रहा हो आसमान, जब कुएं में बाल्टी डालने पर पानी के बदले निकलता हो, भर भर के छलकता दहकता लाल लाल लावा, मैं वह लावा पी जाना चाहता हूँ सीधे बाल्टी में मुंह लगाकर। जब इन पंक्तियों को मैंने पढ़ा तो सबसे पहले मुझे निराला की वह तोड़ती पत्थर वाली जो कविता है वो मुझे याद आ गई। उस कविता में भी लू का एक जिक्र किया है उन्होंने। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तमतमाता रूप, उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू, गर्द चिंगी छा गई, प्रायः हुई दोपहर वह तोड़ती पत्थर। तो इसमें उन्होंने एक युवती का जिक्र किया है जो कि इलाहाबाद की सड़कों पर पत्थर तोड़ रही थी हथौड़े से, और बहुत तेज लू चल रही थी उस समय। तो उसका जिक्र उन्होंने किया है और उन्होंने उसमें आगे लिखा है कि अपने पसीने को वो पोंछती हुई फिर से अपने कर्म में रत हो गई थी। तो उन्होंने एक निर्बल शोषित महिला का जिक्र किया था, जिस पात्र को उन्होंने चुना था, जो कि भयंकर गर्मी में, जो वेदना देने वाली गर्मी है, ऐसी ऊष्मा के भीतर भी वो काम करने को तत्पर थे। उसी प्रक्रिया को आगे बढ़ाते हुए लू में अजय कृष्ण भी उस पात्र का जिक्र ऐसे करते हैं जैसे कि अब वो एक कदम आगे बढ़ चुका है वो पात्र, अब उसे लू वो पसंद आने लगा है। वो कहते हैं कि मुझे लू पसंद है, वह मई जून वाली आग मुझे पागल कर देती है। ये पागल मतलब उनको तकलीफ नहीं होती, ये पागलपन मतलब उनके अंदर और ऊर्जा आ जाती है और शक्तिशाली बना देती है। इसकी कुछ आगे की पंक्तियां हैं। जब हिमालय की बर्फ गिरती हो, पिघल पिघल कर नदियों में खौलता पानी बनकर, जब खौल कर बहती हो गंगा, मैं इस खौलते पानी में डुबकी लगाना चाहता हूँ। पड़ जाए मेरी देह पर फफोले, क्योंकि उस जलन से मुझे स्नेह है जो ताजे ताजे फोड़ों से आती है। मलना चाहता हूँ उस परपराहट को, उस जलन को इस देह पर मलना चाहता हूँ। उस पर मैं लाल लाल मिर्च फिर दोबारा कूदना चाहता हूँ उसी खौल रही गंगा में, ताकि बढ़े यह लहर, यह परपराहट, यह बेचैनी, और इसी बेचैनी से, जलन से गेंदबाजी करूँ। 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार तेज दौड़कर आंधी बनकर मोटर बाइक चलाऊँ 100 मील प्रति घंटा की रफ्तार से, ताकि टकराएं इन फोड़ों से दूनी गति से ये लहकते लू के वज्र जैसे शोले, और फूट कर बहे मेरे फोड़े, निकले खोलता पानी उनमें से भी। इन कुछ पंक्तियों को पढ़ने के बाद मैंने सोचा कि कहाँ इसमें ये तेज गेंदबाजी और बहुत तेज़ी से बाइक चलाना जैसी चीज़ें आ रही हैं। फिर थोड़ा सा ध्यान देने पे समझ में आया कि भाई जब मैल्कम मार्शल, माइकल होल्डिंग, ये लोग जब बॉलिंग किया करते थे अपने ज़माने में, तो पहले 1-2 ओवर उनकी गति थोड़ी धीमी रहा करती थी, लेकिन जैसे जैसे वो पसीना उनका निकलता था उनकी गति और बढ़ जाती थी। वैसे ही आप एक उदाहरण देखेंगे, अगर आप लोगों ने किसी लोहार को देखा हो, आजकल के ज़माने तो वैसे नहीं दिखते, लेकिन पहले के ज़माने में, आज से 20 साल 25 साल पहले जब आप लोहार को देखते थे, तो कोयले की जब गर्मी और ऊष्मा उसमें से ज़बरदस्त तरीके से निकलती थी, तो उसके हथौड़ा चलाने की गति और बढ़ती जाती थी। तो उस गर्मी को, उस ऊर्जा को, उस ऊष्मा को वो अपने अंदर समेट लेता था और वो उसकी शक्ति को बढ़ाने का काम करती थी। तो ठीक वैसे ही अजय कृष्ण का ये जो पात्र है, जो निर्बल वर्ग का है, जो शोषित वर्ग का है, लेकिन उसके अंदर शक्ति की कोई कमी नहीं है, वो जो इस वेदना है, ये
उस वेदना को एकदम पी जाना चाहता है, उसको अपने अंदर समा लेना चाहता है और फिर उससे उत्पन्न शक्ति से पूरी पूरी ताकत के साथ काम करना चाहता है। आखिर ये है कौन? जब मैंने इनके आगे की पंक्तियों को पढ़ा तो मुझे इसका अंदाज़ा लग गया कि आखिर ये कौन है। इतना तो मुझे समझ में आया था कि ये निर्बल या शोषित वर्ग का जो पात्र है वो तकलीफ़ में है, और लेकिन उस तकलीफ़ को उसने अपनी शक्ति बना लिया है। तो जब उसने अपनी शक्ति बना लिया है तो आखिर आगे क्या होगा? तो आगे की कुछ पंक्तियां जब मैंने पढ़ा तो मैंने पाया कि मैं पहले पंक्तियां पढ़ता हूं, उसके बाद फिर आपको बताता हूं। मैं टकरा जाऊं तेज़ दौड़कर अपनी तड़प अपनी लहक अपने फोले लिए शरीर को उस ऊंचे पहाड़ से, ताकि फूट कर हो जाएं चकनाचूर ये व्रण और बहें उन फूटे पत्थरों पर से ये फोले गरम नदी बनकर। मैं रहूं हरदम बेचैन बदहवास, मुझे न लगे भूख न लगे प्यास, मैं बन जाऊं आग आग, नहीं डायनामाइट डायनामाइट, नहीं यूरेनियम यूरेनियम यूरेनियम, हाँ, और बन जाऊं न्यूक्लियर बम, और सवार होकर किसी महामिसाइल पर चलूं 4000 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से, गगन भेदता गड़गड़ाता वायुमंडल को हिलाता थरथराता पूरे ब्रह्मांड में भूकंप लाता, और टकरा जाऊं उस दहकते सूर्य से जिस पर लिखा है पूंजीवाद, जिस पर लिखा है पूंजीवाद। अब इसका ये उपसंहार हो गया इस कविता का। इसका मुझे जो तार्किक अंत होना था वो मुझे पता चल गया कि अब वो निर्बल ने, उस शोषित ने, उस वंचित ने जिस ऊष्मा को, जिस वेदना को, जिस तकलीफ को अपनी शक्ति बना लिया था, अब वो शक्ति का, उस ऊर्जा का कहीं ना कहीं संचरण तो होना था। ये संचरण हो गया। ये संचरण हुआ यानी वो ऊर्जा जो टूट के गिर पड़ी वो किसके ऊपर? पूंजीवाद के ऊपर। तो निर्बल शोषित वर्ग ने पूंजीवाद पर हमला बोल दिया। अब इसका समापन तो हुआ, लेकिन इसका परिणाम क्या निकला? तो उसका परिणाम जो है वो ये है, तब छा जाए इस पूरी धरती पर शीतल शीतल शांति, अमन और बनकर चांदनी मुस्कुराऊं उस नवजात अंगड़ाई लेते शिशु के होठों पर जो लेगा जन्म उस महाविस्फोट के पश्चात। चिंतन के लिए आपको छोड़ जाता हूँ। बहुत ही प्यारी लाइनें हैं ये, बहुत ही सुंदर लाइनें हैं। एक विचार के लिए बहुत ही श्रेष्ठ कुछ पंक्तियाँ हैं जिन पर भी काफ़ी गंभीर चर्चा और विचार किया जा सकता है। आपकी टिप्पणी का इंतज़ार रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।